हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब प्लान कोचिंग में फिर से आपका स्वागत है। मैं प्रियंका कुमारी आज जीव विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, कोशिका सेल को लेके आई हूँ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हम लोग सबसे पहले जीव विज्ञान जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि जीव विज्ञान के जनक हम लोग किसको बोलते हैं। जीव विज्ञान के जनक हम लोग किसको बोलते हैं, अरस्तु को। किसको बोलते हैं, अरस्तु को। एक होता है जनक। और पूछिएगा आपसे कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, ये जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क एवं ट्रीवीरेनस के द्वारा 1802 में किया गया था। सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग 1802 में लैमार्क एवं ट्रेवीरेनस के द्वारा। आपसे जनक पूछे तो अरस्तु के द्वारा, और आपसे पूछे कि शब्द कौन दिया था तो लैमार्क एवं ट्रेवीरेनस। अब देखेंगे हम लोग सेल, जो कि हमारे लोग का मेन फोकस था। क्या देखेंगे, सेल यानी कोशिका। देखेंगे आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक। सबसे पहले उनका जनक देख लेंगे, जिस तरह हम लोग देखे हैं जीव विज्ञान में। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, सोनसन। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, सोनसन। अब देखेंगे यहाँ पे भारतीय कोशिका विज्ञान। एक था आधुनिक कोशिका विज्ञान और दूसरा है भारतीय कोशिका विज्ञान। भारतीय कोशिका विज्ञान के है A.K. शर्मा। कौन है, A.K. शर्मा। तो इसको रख लेंगे, हमारे भारतवासी थोड़ा ज़्यादा शर्माते नहीं हैं, ऐसे रख लेंगे शर्मा, A.K. शर्मा। अब देखेंगे कोशिका यानी सेल। जीवों की सबसे छोटी इकाई, जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं। किसको बोलते हैं, जो सजीवों की सबसे छोटी यूनिट होती है, इकाई, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका। जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे जो इतना बड़ा शरीर है, इसमें सबसे छोटी यूनिट क्या हो गया, सेल। उसी तरह एक बहुत बड़ा घर का जब बिल्डिंग बनता है तो उसमें सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ईंट। ऐसे ले लेंगे, सबसे छोटा जिस तरह से ईंट होता है, ईंट के बाद क्या बनता है, एक दीवार बनता है, दीवार के बाद एक रूम यानी कमरा बनता है। उसके बाद जब एक कमरा बन जाता है तो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बन जाता है, मतलब पूरा एक घर का निर्माण हो जाता है। उसी तरह हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तक यानी टिश्यू। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, उत्तक। फिर उत्तक के समूह को क्या बोलते हैं, अंग। और अंगों के समूह को क्या बोलते हैं, अंगतंत्र। अंगों के समूह क्या बोलते हैं, अंगतंत्र। और अंगतंत्र के समूह को बोलते हैं क्या, एक महान शरीर। जिस तरह देखिए यहाँ पे एक हो गया क्या, कोशिका। कोशिका से बना क्या, उत्तक। उत्तक से बना उत्तकों का समूह। उत्तक से क्या बनेगा, उत्तक का समूह। फिर उत्तक का समूह से क्या होगा, एक अंग। मतलब अंग मतलब होता है, एक हमारा हाथ हो गया, एक पर्सनली आँख हो गया, एक पर्सनली नाक हो गया, एक पर्सनली ओठ हो गया, ये हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे फिर बहुत सारे अंग मिलके क्या बनाएंगे, अंग तंत्र। बहुत सारे अंग मिलके क्या बनाएंगे, अंग तंत्र। और अंग तंत्र हो गया, और उसके बाद एक सबसे बहुत बड़ा विशाल शरीर का निर्माण कर देता है। बहुत बड़ा विशाल शरीर का निर्माण कर देता है। अंग के समूह को अंग तंत्र और अंग तंत्र के समूह के एक बहुत बड़ा विशाल शरीर का निर्माण हो जाता है। अब देखेंगे हम लोग कोशिका में प्रायः सेल्फ रिप्रोडक्शन यानी स्व प्रजनन की क्रिया होती है। कोशिका में क्या होती है, सेल्फ रिप्रोडक्शन या सेल्फ प्रजनन की क्षमता होती है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पहली बार। अब देखेंगे हम लोग कोशिका। पहली बार कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा। पहली बार कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 1665 में। कब किया गया था, 1665 में। सबसे पहले कोशिका यानी सेल की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा कब किया गया था, 1665 में। लेकिन इसके द्वारा खोजी गई कोशिका क्या थी, मृत कोशिका थी। लेकिन इसके द्वारा खोजी गई कोशिका क्या थी, मृत कोशिका थी।
जो कॉर्क कैम्बियन से खोजी गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कॉर्क कैम्बियन। कॉर्क कैम्बियन को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे देखते आप देखे होंगे एक मधुमक्खी का छत्ता होगा मधुमक्खी का छत्ता जो कैसा होता है? मधुमक्खी का छत्ता जो होता है वो एक बेंजीन के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? बेंजीन के आकार का। केमिस्ट्री में तो आप लोग पढ़े ही होंगे। बेंजीन के आकार का होता है जो एक कमरा के जैसा होता है, मतलब एक कमरा के जैसा सामान होता है, उसी में खोजा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब? 1665 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत भी आई है। अब देखेंगे हम लोग रॉबर्ट हुक का पुस्तक क्या है? माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक का पुस्तक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। अब देखेंगे जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा। किसके द्वारा? ल्यूवेनहॉक के द्वारा। तो इसको याद रखने के लिए रख लेंगे, जीने का हक सबको होता है। कितना साल बाद? जस्ट इनके 9 साल बाद जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा, और मृत कोशिका पूछे या सीधा कोशिका पूछे तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। अब देखेंगे हम लोग केंद्रक की खोज। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। केंद्रक की खोज आपसे पूछे तो 1831 में। कब? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो देखिए पूरा केंद्रक को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका का दिमाग। क्या बोलते हैं? सेल का ब्रेन बोला जाता है। तो इसमें एक ही ब्रेन होता है किसी भी आदमी के पास या किसी जीव कोई आदमी के भी पास। कितना होता है ब्रेन? एक ही ब्रेन होता है। तो ऐसे रख लेंगे हम लोग 31 में। अब देखेंगे जीव द्रव को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? जीव द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? जीव द्रव को। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को जब मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? वो जीव द्रव का निर्माण हो जाता है। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को जब एक साथ कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटोप्लाज्म। अब देखेंगे हम लोग कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। कोशिका का सिद्धांत था, सेल का जो सिद्धांत था वो कौन दिया था? स्लाइडन एवं श्वान के द्वारा। किसके द्वारा? स्लाइडन एवं श्वान के द्वारा। स्लाइडन के द्वारा 38 में और श्वान के द्वारा 1839 में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एवं श्वान के द्वारा 1838 से 1839 में। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है जीवाणु की खोज। किसकी खोज? जीवाणु यानी इसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। जीवाणु को हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। जीवाणु को हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। तो जीवाणु की खोज सबसे पहले ल्यूवेनहॉक के द्वारा। किसके द्वारा? ल्यूवेनहॉक के द्वारा, जिनके द्वारा जीवित सेल की खोज की गई थी, लिविंग सेल की खोज की गई थी। देखेंगे अब जीवाणु का नामकरण एहरेनबर्ग के द्वारा। जीवाणु का नामकरण किसके द्वारा? एहरेनबर्ग के द्वारा। और जीवाणु का खोज आपसे पूछे तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा। अब देखेंगे हम लोग 1855 में यहाँ पे बिरचो होगा। बिरचो ने बताया कि 1855 में बिरचो ने बताया कि पुरानी सेल जिससे जो नई सेल का निर्माण होता है। पहले से मौजूद अगर मानिए एक सेल है, हमारे पास एक सेल है, जैसे कैसे हम लोग के पहले पेरेंट्स होते हैं उसके बाद हम लोग आते हैं, तो ऐसे देख लेंगे यहाँ पे एक सेल है, एक सेल से 3-4 सेल बन गया, फिर 3-4 सेल बन गया। तो ऐसे होता है नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से ही होती है। ये कौन बताया था? बिरचो ने बताया था। कब बताया था? 1855 में। अब देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नॉल एवं रश्का के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नॉल एवं रश्का के द्वारा किया गया था। सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ, प्लूरियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ की। किसकी है? पीपीएलओ की। तो याद रख लेंगे सबसे छोटा है पिलो। तो पीपीएलओ, प्लूरियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब देखेंगे हम लोग जिसका मतलब आकार कितना होता है? 0 से 1 माइक्रोमीटर, मतलब बहुत छोटा ही होता है तो माइक्रोमीटर में। अब देखेंगे सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका कितना होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ऐसे मुर्गी का छोटा छोटा होता है, लेकिन सबसे बड़ा किसका है? शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका मतलब कितना होता है? 170 mm से लेके 135 होगा यहाँ पे mm। अब देखेंगे सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन एवं तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। जो हमारे ब्रेन की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन, जो सबसे लंबी कोशिका होती है। अब देखेंगे हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। यहाँ भी हम लोग अभी पढ़े हैं अंडा से ही रिलेटिव, शुतुरमुर्ग का अंडा। और यहाँ क्या देखेंगे? अंडाणु यानी ओभम।
हमारे शरीर की, आपसे पूछे कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कौन है, तो अंडाणु यानी ओवम। अब पूछे कि हमारे शरीर की सबसे छोटी कौन है, स्पर्म। स्पर्म यानी शुक्राणु। हमारे शरीर की सबसे छोटी कौन है, स्पर्म यानी शुक्राणु। अब देखेंगे, छोटी हमने देख लिया, बड़ी भी देख लिया। अब देखेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना जो क्या बोलते हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो पूछिए आपसे कि कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना कौन तैयार किया था, सैंडविच। कौन, सैंडविच खाते होंगे आप लोग, खाते हैं ना जी। अब देखेंगे हम लोग, एक मिनट, अब देखेंगे हम लोग कोशिका। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं ना जो अविकसित होते हैं, मतलब एकदम उसमें जितना चीज़ उसको चाहिए उतना ही रहता है, अविकसित होते हैं, मतलब वो ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक होते हैं ना जो विकसित होते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप किस में आते हैं, तो हम लोग क्या बताएंगे, यूकैरियोटिक में। आपसे कोई पूछे कि आप, तो हम लोग ऐसे बोलते नहीं है, यू में हो लेंगे हम लोग, यूकैरियोटिक हो जाएगा। इसमें देखेंगे जो छोटा वाला होता है ना, इसको सिलिया, शॉर्ट में समझ लीजिए, इसको छोटा वाला को सिलिया, और इस बड़ा वाला जो पूंछी होता है इसको फ्लैजिला बोला जाता है। छोटा वाला को सिलिया और बड़ा वाला को फ्लैजिला। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक में हमने पहले ही पढ़ा, उसमें मतलब प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, क्योंकि वह अविकसित सेल होते हैं। कैसे सेल होते हैं, अविकसित सेल होते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। और जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा पाया जाता है वो अविकसित होते हैं। कौन सी होते हैं, अविकसित। आपसे इसमें पूछे तो 70S का प्रोटीन पाया जाता है, और इसमें क्या 80S, क्योंकि वो विकसित होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। अब देखेंगे हम लोग यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में देखेंगे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो बाहरी वाली परत होती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, बाहरी वाली परत को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। और यह राइबोसोम, ये जो छोटा होता है ये राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ये सभी इसमें मौजूद होते हैं, क्योंकि ये विकसित होते हैं। कैसे होते हैं, विकसित होते हैं। बट उसमें हम लोग प्रोकैरियोटिक में क्या पढ़ा, वो अविकसित सेल होते हैं। क्या चीज़ होते हैं, अविकसित। और यूकैरियोटिक विकसित होते हैं। कोशिका झिल्ली हो गया। राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। फिर देखेंगे हम लोग न्यूक्लियस, जिसको केंद्रक का ब्रेन भी बोला जाता है, सॉरी कोशिका का ब्रेन बोला जाता है। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इस प्रकार की कोशिका प्रारंभिक कोशिका कहलाती है। पहले ही बताया ना कि ये प्रकार जो ये है वो प्रारंभिक कोशिका कहलाती है। प्रारंभिक इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाया नहीं जाता है। अरे भैया कुछ उसमें होता ही नहीं है तो हिस्टोन प्रोटीन कहाँ से आ जाएगा, होता है बट अविकसित होता है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया होता है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। इस प्रकार की कोशिकाओं का अच्छा उदाहरण 1 से लेकर 10 के मध्य होता है। अब देखेंगे हम लोग प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एक हो गया जीवाणु। क्या हो गया, जीवाणु, वायरस, जितना रोग बलाय फैलाने वाले होते हैं ना, बीमारी फैलाने वाले, इसका एग्जाम्पल जीवाणु। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नीले हरे शैवाल। नीले हरे शैवाल, वायरस, ये सब थोड़ा VVI है। पूछिए जीवाणु यानी बैक्टीरिया, वायरस, नीले हरे शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, ये सब किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक में आते हैं, जो अविकसित होते हैं। अब देखेंगे हम लोग जितना जो बीमारी फैलाने वाले होते हैं ना, वो सब प्रोकैरियोटिक में आते हैं। और यूकैरियोटिक में तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि हम लोग जितना जीव, एनिमल सेल, प्लांट सेल जो हमारी आंखों से दिखता हो वो सब यूकैरियोटिक में आ जाते हैं। अब देखेंगे हम लोग वैसी कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित होती है, वैसी कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित होती है यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। उस समय से ही हम लोग देखे थे इस प्रकार की कोशिकाएं विषाणु,
जीवाणु, जीवाणु के हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, तथा नीले हरे शैवाल को छोड़कर, इस सबको छोड़कर, क्योंकि जब इसमें एग्जाम्पल में आ ही गया जीवाणु, नीले हरे शैवाल, बैक्टीरिया, ये सब आ ही गया, तो उस सब को छोड़कर जो बचता है वो सब किस में आते हैं, यूकैरियोटिक में। किस में आते हैं वो सब, यूकैरियोटिक में। जैसे देखिए सभी पेड़ एवं जंतुओं में मतलब इस प्रकार की कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं वो थोड़ा छोटे होते हैं क्योंकि वो अविकसित होते हैं, और हमारे जो यूकैरियोटिक होते हैं जिसमें हम लोग आते हैं वो थोड़ा बड़ा होता है। इसमें गुणसूत्र की कोशिका एक से अधिक होती है। जब इतना विकसित सेल है तो गुणसूत्र एक से अधिक होगा ही होगा। अब देखेंगे कोशिका के संख्या के आधार पर जीव को दो भागों में, मतलब सेल को अब संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। एक हो गया आपका एक कोशिकीय और दूसरा हो गया बहुकोशिकीय। एक हो गया एक कोशिकीय और दूसरा हो गया बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जिसका आकार, जिसका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। एक कोशिकीय मतलब सीधा सीधा दिख रहा है आपको, एक कोशिकीय मतलब जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय। इसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना। VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना। अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना जो एक कोशिकीय हो गए, जिसमें और जो बहुकोशिकीय होंगे, बहुकोशिकीय तो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने ही होंगे। बहुकोशिकीय एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने ही होंगे। तो देखेंगे जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, एक कोशिकीय में एक कोशिका से मिलकर बना होता है और बहुकोशिकीय में एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय। जैसे मछली जो कि सबका फेवरेट होता है, मछली, मेढक, मनुष्य ETC। मछली, मेढक, मनुष्य ETC। अब देखेंगे कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना अगर देखिए पौधा में पाए जाने वाली कोशिका को प्लांट सेल और एनिमल में पाए जाने वाली को जंतु सेल। पौधे में पाई जाने वाली कोशिका को पादप कोशिका कहते हैं, तो बहुत इजी है। और जंतु में, यहाँ जंतु होगा, जंतु में पाई जाने वाली कोशिका को जंतु कोशिका कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग दोनों में मतलब अंतर, दोनों में अंतर क्या है। एक मिनट, हाँ देखेंगे पादप कोशिका। पादप कोशिका का आकार बहुत बड़ा होता है। आपने सुना होगा कि बहुत बहुत बड़ा बड़ा वृक्ष है, लेकिन आप तो कहीं सुने हैं कि बहुत बड़ा आदमी है, एगो बिल्डिंग इतना आदमी है, ऐसा तो सुना नहीं होगा आपने। देखेंगे पादप कोशिका, इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार बड़ा होता है और इसका आकार छोटा होता है। पादप कोशिका का आकार बड़ा होता है और जंतु कोशिका का आकार छोटा होता है। अब देखेंगे हम लोग सेल वॉल मानी कोशिका भित्ति। इसमें क्या बोला जाता है, पादप कोशिका कोशिका भित्ति के लिए ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि जो मतलब कोशिका भित्ति यानी सेल वाल होते हैं वो पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अब देखेंगे इसमें सेल वाल अनुपस्थित होता है, जंतु कोशिका में सेल वाल नहीं पाया जाता है। अब देखेंगे लवक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। लवक को क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। और लवक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। लवक के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, जो कि सब आदमी जानते होंगे। क्लोरोप्लास्ट, इसे तो आप लोग सब आदमी परिचित होंगे। अब देखेंगे लवक जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। लवक जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। अब देखेंगे क्लोरोप्लास्ट, जब लवक है तो क्लोरोप्लास्ट तो उपस्थित होगा ही, और इसमें नहीं होते हैं, इसमें नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, और इसमें पाया जाता है। ये और राजधानी का आकार बड़ा होता है, जो पूरा पेड़े का आकार मतलब साइज उसका बहुत बड़ा है, तो उसमें जो भी चीज़ मटेरियल पाए जाएंगे वो तो जंतु की अपेक्षा पादप में बड़े ही होंगे। तो इसमें देखिए क्या दिख रहा है आपको, और राजधानी का आकार बड़ा होता है और इसमें राजधानी का आकार छोटा होता है। जो वहाँ पे देखे थे आकार ही बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है, तो वहाँ है राजधानी का आकार भी बड़ा होगा और यहाँ पे छोटा होगा। वैक्यूल उपस्थित होते हैं और इसमें अनुपस्थित होते हैं। अब देखेंगे हम लोग सेंट्रोसोम। क्या है, सेंट्रोसोम, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, तारक काएं। क्या बोलते हैं सेंट्रोसोम को, तारक काएं। तारक, सेंट्रोसोम को हम लोग बोलते हैं तारक काएं। अब दिख रहा होगा, देखेंगे
लाइसोसोम, लाइसोसोम रेयर केस में होता है, मतलब किसी में होता भी है और किसी में नहीं भी होता है, और इसमें लाइसोसोम हमेशा उपस्थित होता है, लाइसोसोम इसमें हमेशा उपस्थित होता है। अब देखिए यहाँ पे ये स्वपोषी होते हैं। लाइसोसोम की खोज कौन किया था? डी डुबे। कौन किया था? डी डुबे। लाइसोसोम की खोज डी डुबे कब किया था? 1958 में। लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली, कोशिका का सफाई कर्मी, आत्महत्या की थैली, कोशिका का सफाई कर्मी, परमाणु बम, ये सब लाइसोसोम को बोला जाता है। ये बहुत, अब देखेंगे लाइसोसोम हमेशा इसमें उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है? जंतु कोशिका में हमेशा उपस्थित होता है, और लाइसोसोम प्लांट सेल में रेयर केस में उपस्थित होता है। ये बहुत खतरा होता है। इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलैटिक एंजाइम। कौन सा? हाइड्रोलैटिक। अगर किसी सेल में काम नहीं करता है ना, तो वही हाइड्रोलैटिक एंजाइम छिड़क के इसको बगल वाले प्लांट को मार देता है। यह स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। यह स्वपोषी होते हैं, तो हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि पादप की कोशिका स्वपोषी होती है। पादप जो होती है स्वपोषी होते हैं। अब देखेंगे, और हम लोग बचपन से ही जानते हैं क्या, ये परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। परपोषी होते हैं, हम लोग दूसरे पे आश्रित होते हैं। अब देखेंगे, इसका केंद्रक परिधीय होता है, इसका केंद्रक परिधीय होता है, और इसका केंद्रक केंद्र में ही होता है। छोटा है तो इसका केंद्रक केंद्र में ही होता है, और ये बड़ा होता है इसका केंद्रक परिधीय होता है। अब देखेंगे हम लोग आगे, एकाएकी करके पढ़ेंगे। ये देखिए, सेल थोड़ा बहुत बड़ा चैप्टर है, और इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको हम लोग एकाएकी से पढ़ेंगे। क्या पढ़े थे अभी हम लोग? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। इस वीडियो में ना हो सके अगले वीडियो में हम फिर लेके आएंगे। देखेंगे अब हम लोग कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वाल। कोशिका भित्ति को क्या बोलते हैं? सेल वाल। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। हमने पहले ही बताया आपको कि यह कोशिका भित्ति के लिए थोड़ा ज़्यादा, मतलब इसका डिफरेंस जो है, अंतर बहुत बड़ा है कोशिका भित्ति के लिए। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। यह पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। इसका निर्माण सेलुलोज नामक पदार्थ से होता है। यह पादप कोशिका में बाहरी परत होती है। जैसे कि अगर कोई मान लीजिए कि यहाँ पे एक पेड़ है, ये पेड़ है, और इसका जो बाहरी परत होता है ना, कभी देखिए पेड़ का जो छिलका होता है, बाहर का जो छिलका होता है, उसी को हम लोग कोशिका भित्ति यानी सेल वाल बोलते हैं। अब देखेंगे, यह निर्जीव होते हैं। ये कैसे होते हैं? निर्जीव होते हैं, मतलब वो बाहर वाला होता है वो निर्जीव होता है। यह काफ़ी दृढ़ होते हैं, इसको मजबूत बोल सकते हैं आप। दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, अपनी भाषा में कठोर होते हैं। कोशिका भित्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, दृढ़ होते हैं और कठोर होते हैं। अब देखेंगे इसका कार्य। यह कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करता है कोई भी चीज़ का। जैसे हम लोग का, अगर हम लोग मतलब एनिमल सेल है, तो हम लोग का बाहरी सामान से रक्षा कौन करता है? बाहरी चीज़ों से। ये जो हमारा वस्त्र है, कपड़ा है ना। गाय भैंसी का देखे होंगे आप लोग, उसका जो बाल रहता है वो उसका रक्षा करता है। तो उसी तरह प्लांट सेल में उसका बाहरी चीज़ से रक्षा कौन करता है? ये क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। जिस तरह हम लोग का कपड़ा करता है बाहरी सामान से रक्षा, उस तरह गाय भैंसी का होता है जो बाल करता है, और यहाँ पादप जो होता है, सेल वाल जो करता है, वो पेड़ पौधा का करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखेंगे हम लोग, देखेंगे सेल वाल की खोज यानी कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा। सेल वाल की खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, देखिए सेल वाल की खोज यानी कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा, जो सबसे पहले काची का खोज किए थे? सेल यानी कोशिका का खोज किए थे। अब देखेंगे जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। अब देखेंगे, आप लोग चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट भी बाद में ले लीजिएगा, क्योंकि एक साथ है सारा कुछ है। अब देखेंगे शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो ऐसे रख लेंगे हम लोग याद, 100 से शैवाल और 100 से सेलुलोज, 100 से शैवाल और 100 से सेलुलोज। अब देखेंगे पादप की कोशिका भित्ति,
पादप की कोशिका भित्ति भी किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति भी सेल्यूलोज की बनी होती है। अब देखेंगे कवक की कोशिका भित्ति, क से कवक और क से काइटिन। जिस तरह हम लोग देखे हैं स से शैवाल और स से सेल्यूलोज, उसी तरह देखेंगे क से कवक और क से काइटिन की बनी होती है। जंतु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। किसी भी चीज़ की नहीं बनी होती है, ठीक। जंतु की कोशिका भित्ति किसी भी चीज़ की नहीं बनी होती है, क्योंकि उसमें सेल वॉल पाया ही नहीं जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, वो किसी भी चीज़ की नहीं बनी होती है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन, किसकी? पेप्टिडोग्लाइकॉन की। शैवाल की कोशिका भित्ति स से शैवाल, स से सेल्यूलोज। फिर देखेंगे हम लोग पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर कवक की कोशिका भित्ति क से कवक, क से काइटिन की बनी होती है। और यहाँ जंतु की कोशिका भित्ति किसी भी चीज़ की नहीं बनी होती है, क्योंकि उसमें सेल वाल यानी कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते हैं। अब देखेंगे हम लोग नोट ग्रेम स्टेन यानी रंजक। ग्रेम स्टेन को हम लोग क्या बोलते हैं? रंजक। यह रंजक जीवाणुओं को कोशिका भित्ति को रंगने में काम आता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति को जो रंगने में काम आता है वो रंजक। देखेंगे अगर ग्रेम प्लस है, यहाँ पे देखिए, अगर ग्रेम प्लस है तो कौन सा रंग दिखाएगा? बैगनी। ग्रेम प्लस रहेगा तो कौन सा रंग? बैगनी। और देखेंगे ग्रेम माइनस रहे तो कौन सा? गुलाबी। तो ग्रेम प्लस प्लस मतलब क्या होता है? जब कोई आदमी ज़्यादा रुपया पैसा कमा लेता है तो बढ़ोतरी होता है, तो ब से बढ़ोतरी, ब से बढ़ेगा। जब प्लस होता है तो कोई आदमी बढ़ोतरी होता है, तो ब से बढ़ोतरी और ब से बैगनी। अब देखेंगे और जब ग्रेम माइनस, तो जब माइनस होता है तो नहीं सुनते हैं, गमा के सब चलाया, गमा उमा के चलाया, तो ग से गमाना, ग से गुलाबी। तो ग्रेम प्लस रहे तो बैगनी और ग्रेम माइनस रहे तो गुलाबी। अब देखेंगे हम लोग आगे। अब देखेंगे हम लोग कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। क्या देखेंगे? कोशिका झिल्ली। सबसे पहले कोशिका झिल्ली को हम समझेंगे। अगर हम मार्केट में जाते हैं आलू, प्याज, मटर, गोभी, फूलगोभी लाने जाते ही हैं, तो क्या झिल्ली जैसा एक हम लोग को पॉलीथीन मिलता है। क्या मिलता है? पॉलीथीन मिलता है, क्योंकि उसमें हम सारा सामान इकट्ठा करके लेंगे। सेम वही केस कोशिका में भी है। माने कि अगर हम मार्केट गए, आई झोरा है, ठीक, झोरा में आलू, प्याज, जो सामान है, लेकिन गोभी को ऊपर रखेंगे और टमाटर को भी ऊपर रखेंगे तो खराब नहीं हो जाएगा। तो यह एक माने कि एक झिल्ली है ना, झिल्ली। उसी तरह अगर एक सेल होता है, ये पूरा अगर कोशिका होता है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी कार, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जिस तरह के झोला में आलू, प्याज, मटर, गोभी सब हम लोग लेके आते हैं, उसी तरह इसमें ये सब को भी हम लोग लेके आते हैं। तो जब देखते हैं अगर नॉर्मल सब्जी लाना होता है, मतलब 2 किलो या 3 किलो, तो हम एक छोटा सा पॉलीथीन लेके जाते हैं और उसमें लेके चले आते हैं ना। लेकिन जब वही सामान अगर सस्ता मिल गया या कोई कारणवश कुछ मिल गया तो कितना हो जाता है, मतलब थोड़ा 5 केजी 10 केजी के रेंज में लाते हैं, तो दुकानदार को बोलते हैं ना कि एक और झिल्ली लगा दीजिए, मतलब एक और झोला दे दीजिए ना। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? एक और झोला दे दीजिए। क्या है? क्योंकि टूट के गिर जाएगा ना। तो इसीलिए जब सिंगल झोला रहे, मतलब सिंगल रहे, तो उसमें कोशिका झिल्ली जो जंतु कोशिका में पाई जाती है, और इसमें जब ये मतलब थोड़ा ज़्यादा ले आएंगे 5 केजी 10 केजी के रेंज में, तो दुकानदार को बोलते हैं ना डबल। तो ये जो डबल झोला लगेगा ना, यही होता है प्लांट सेल में कोशिका भित्ति। अगर सिर्फ पूछे एनिमल सेल में तो सिर्फ यहाँ तक होता है सिंगल झोला। एनिमल सेल में सिंगल झोला और प्लांट सेल में डबल झोला, क्योंकि आकार में तो बहुत बड़ा होता है। अगर ज़्यादा सब्जी लाएंगे तो उसमें डबल झोला रखेंगे, और कम सब्जी लाएंगे तो एक ही झोला, एक ही पन्नी में चले आता है। अब देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि ये पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं, बट पादप सेल में सेल वॉल एक्स्ट्रा में, मतलब एक एक्स्ट्रा होता है। यह पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के नीचे, अगर प्लांट सेल है तो ये कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति के नीचे ही है ना कोशिका झिल्ली, है ना, तो नीचे पाया जाता है। और बाहरी भाग होता है, नहीं सॉरी, बाहरी भाग जंतु कोशिका में बाहरी भाग होता है, ठीक। अब देखेंगे यह सजीव झिल्ली है। कोशिका झिल्ली का निर्माण फॉस्फोलिपिड से, क्या चीज़ से होता है? फॉस्फोलिपिड से। तो जो एक झिल्ली लिए थे कहला कि सारा सब्जी को इसमें फंसा के ले आए, सब सब्जी को इसमें फंसा के ले आए, तो फॉस्फोलिपिड से हो गया। यह द्विपर्ती होता है। कैसा होता है? द्विपर्ती होता है, मतलब 2 लेयर वाला होता है। किसा वाला होता है? 2 लेयर। तो 2 लेयर वाला कौन कौन से होते हैं? थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक रख लेंगे हम लोग, महक। क्या रखेंगे? महक। म से हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, म से हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ह से हो गया हरित लवक। हरित लवक को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और क से हो जाएगा
केंद्रक। 3 गो हमने देखा, द्विप्रति वाला कौन कौन, महक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और कैसे केंद्रक। अब देखेंगे हम लोग कार्य, ये जो कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली होता है सेल मेम्ब्रेन, इसका कार्य क्या है, यह कोशिका को निश्चित आकार तथा सुरक्षा प्रदान करती है। जो जिस चीज़ में रहता है उसी चीज़ में वह भरपूर होता है। अगर किसी में एक लेयर हो तो उसमें भी खुश है, किसी में डबल लेयर हो उसमें भी वो खुश है। जैसे देखिए, जिस तरह हम लोग देखे थे कि पादप का जो बाहरी मतलब जो छाल होता है वो उसको कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, आकृति भी प्रदान करती है। तो इसमें अगर कोशिका झिल्ली में अगर एक लेयर होगा तो जितना रहेगा उतना में करेगा कि नहीं, तो ये भी वही काम करता है। यह भी कोशिका को निश्चित आकार तथा सुरक्षा प्रदान करती है। इसके द्वारा चयनात्मक पदार्थ का परिवहन होता है, मतलब जो चयनात्मक पदार्थ होते हैं उनके द्वारा इसका परिवहन होता है। अब हमने कोशिका झिल्ली पढ़ लिया। अब देखेंगे हम लोग केंद्रक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस, केंद्रक यानी न्यूक्लियस, जिसको कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। जिसको कोशिका का क्या कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। जिसको कोशिका का दिमाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोशिका का दिमाग। देखेंगे केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, किसके द्वारा, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। पीछे हम लोग पढ़े कब, 1831 में। कब, 1831 में। अब देखेंगे केंद्रक शब्द, केंद्रक की खोज और केंद्रक शब्द दोनों रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। अब देखेंगे केंद्रक सबसे पहले ऑर्किड पादप की जड़ों में खोजा गया था। केंद्रक सबसे पहले किसके पादप के जड़ों में, ऑर्किड पादप की जड़ों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑर्किड पादप की जड़ों में खोजा गया था। अब देखेंगे केंद्रक को कोशिका का दिमाग, ब्रेन ऑफ सेल्स, क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल्स। कोशिका को केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। अब देखेंगे केंद्रक झिल्ली दोहरी झिल्ली वाली होती है। हमने जस्ट अभी पढ़ा है डबल लेयर वाला क्या चीज़, महक। क्या पढ़े थे, महक। म से माइटोकॉन्ड्रिया, ह से हरित लवक और क से केंद्रक। अब देखेंगे केंद्रक का ध्यान कैरियोलॉजी कहलाता है। केंद्रक का ध्यान कैरियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रक का ध्यान कैरियोलॉजी कहलाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखेंगे केंद्रक मुख 4 प्रकार के होते हैं। केंद्रक कितने प्रकार के होते हैं, केंद्रक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कोशिका झिल्ली, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसको बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक झिल्ली का निर्माण लिपोप्रोटीन से होता है। केंद्रक झिल्ली का निर्माण लिपोप्रोटीन से होता है। और जस्ट हम लोग अभी क्या पढ़े थे, कोशिका झिल्ली का निर्माण, कोशिका, पीछे हम लोग पढ़े हैं ना, कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है। अब लोग कमेंट में जरूर इसका क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। केंद्रक झिल्ली का निर्माण क्या हो गया, लिपोप्रोटीन से, और कोशिका झिल्ली का निर्माण पीछे पढ़े हैं। अब देखते हैं केंद्रक झिल्ली यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली किसमें पाई जाती है, हमने पहले ही पढ़ा था कि यूकेरियोटिक बहुत बड़ा होता है, विकसित होता है, बट प्रोकैरियोटिक अविकसित सेल होते हैं। तो इसमें केंद्रक झिल्ली, उसमें सारा मटेरियल्स पाए जाते हैं जो मतलब यूकेरियोटिक में होते हैं। अब देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब कोशिका के अंदर जो केंद्रक होती है उसमें जो द्रव पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, उसी को बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखेंगे हम लोग 3 नंबर, केंद्रक के कितने पार्ट पढ़े थे, 4 पार्ट। एक था आपका केंद्रक, दूसरा होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, और तीसरा क्या है, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोलस है, ठीक। केंद्रिका का रंग कैसा होता है, बैगनी। केंद्रिका का रंग कैसा होता है, बैगनी। और ग्रे प्लस हम लोग क्या पढ़े थे अभी, उसका भी कलर बैगनी ही होता है। यह कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है। जो केंद्रिका होता है ना, वो कब दिखाई देता है, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है। अब हम लोग थोड़ा फिगर से देख लेते हैं। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े थे, हाँ एक चौथा क्या है, अभी चौथा आपका बचा हुआ है क्रोमैटिन। केंद्रक में स्थित धागेनुमा संरचना को, केंद्रक में स्थित धागेनुमा संरचना को क्रोमैटिन कहा जाता है। न्यूक्लियस को क्रोमैटिन, यहाँ न्यूक्लियस का फिगर है, अब देख लीजिएगा। ये जो यहाँ पे खाली पड़े स्थान, इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे एक केंद्रक, जिसको कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। ये बहुत बड़ा केंद्रक है, इसमें एक केंद्रिका है, कोई भी मतलब बीच में ही केंद्रिका होती है, तो केंद्रिका हो गया।
अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, क्रोमैटिन के बारे में। धागे नुमा संरचना को, किसको, धागे नुमा संरचना को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमैटिन। ये दिख रहा होगा ऐसे ऐसे है ना धागा जैसा, ये क्या है, क्रोमैटिन। अब देखेंगे हम लोग इसमें जो द्रव भरा था उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको न्यूक्लियस बोले हैं। और ये जो जगह यहाँ पे बचा हुआ है खाली, यहाँ न्यूक्लियोपोर, क्या है, न्यूक्लियर पोर। अब यहाँ न्यूक्लियर इनवेलप क्या है, ये जो थोड़ा सा मोटा बाहरी पर जो दिख रहा है आपको जो घेरा, वो क्या है, न्यूक्लियर इनवेलप, और वहाँ न्यूक्लियोपोर था। अब देखेंगे हम लोग फिगर से हम लोग समझ गए। अब देखेंगे वैसे अम्ल जो किसी केंद्रक के अंदर मौजूद होता है, वैसे अम्ल जो किसी केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्लों की खोज फ्रेडरिक मीशर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मीशर के द्वारा किया गया था। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल किसके रूप में पाए जाते हैं, डीएनए तथा आरएनए के रूप में। तो हमने पहले ही बताया था कि सेल थोड़ा बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अभी तक इतना ही पे रहने देते हैं, और फिर आगे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब बारीकी से एक करके लेते आएंगे। तो कैसा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।